सोचो, तुम आसमान में हजारों मीटर ऊपर एक प्लेन के अंदर बैठे हो। सब कुछ शांत है, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि अगले कुछ ही पलों में मौत तुम्हारा नाम लिखने वाली है। एक ऐसा हादसा होने वाला है जो तुम्हारे शरीर की सारे हड्डियां तोड़ के रख देगा, और जब ये प्लेन आसमान से गिरकर बर्फीली जमीन को चीर देगा तब शायद तुम सोचोगे कि तुम बच गए, लेकिन नहीं, तुम्हारी असली बर्बादी तो अब शुरू होगी, क्योंकि अब तुम फंस चुके हो उस जहन्नम में जहां हवा का हर झोंका तुम्हारी चमड़ी को चाकू की तरह काट रहा होगा, जहां हड्डियां जमा देने वाली ठंड धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से जिंदगी निचोड़ रही होगी। और इस सफेद कब्रिस्तान में कुछ ऐसी आंखें तुम्हें घूर रही है जो तुम्हें मारना नहीं चाहती। वो तुम्हें जिंदा नोच कर तुम्हारे गर्म मांस को अपने दांतों से फाड़ देना चाहती है। यहाँ तुम इंसान नहीं हो, यहाँ तुम सिर्फ शिकार हो, और आज मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन पगलू, तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलो शुरुआत से जानते हैं। ये है अलास्का की वो सुनसान बर्फीली जमीन जहाँ इंसान कम और मौत ज्यादा रहती है। यहाँ मौजूद है एक वाइल्ड फैसिलिटी जिसकी चारों तरफ हर वक्त गूंजती रहती है भेड़ियों की खौफनाक चीखें, जो साफ बता रही है कि इस इलाके की असली मालिक कौन है। दिन में बाहर निकलो तो भेड़िए, रात में बाहर निकलो तो भेड़िए। मतलब यहाँ काम करने वाले लोग हर रोज अपनी जान हथेली पे लेकर घूमते हैं, और शायद इसीलिए तुम्हें यहाँ हायर किया गया है एक साफ शूटर के रूप में। तुम्हारा काम सिंपल है, इन वर्कर्स की ध्यान वाइल पर रहे, और तुम्हारा ध्यान इस बात पर कि कोई भूखा दरिंदा आकर इनकी पिछवाड़ा ना तोड़ दे। आज यहाँ काम करने वाले सब लोगों के आखिरी दिन है, सब अपने काम में लगे हुए हैं, और तुम अपनी राइफल पकड़े आसपास की हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हो। लेकिन तभी तुम्हारी नजर दूर बर्फ के बीच हिलती हुई एक परछाई पर जा टिकती है। एक भेड़िया जो धीरे धीरे फैसिलिटी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में वही भूख थी जो किसी कसाई की आंखों में बकरे को देखकर होती है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी वॉकर को अपना डिनर बनाता, तुम बिना एक सेकंड गवाए राइफल निकालते हो, निशाना सीधा उस भेड़िए पर लगाते हो, और धम, अगले ही पल वो दरिंदा बर्फ के ऊपर बेजान पड़ा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। और इसी तरह दिन गुजर जाता है। रात होते ही तुम फैसिलिटी के अंदर बने एक छोटे से बार में पहुंचते हो, जहां कुछ लोग नशे में धुत होकर एक दूसरे की माँ बहन एक कर रहे होते हैं। लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम सीधा बारटेंडर के पास जाते हो और टकीला पीना शुरू कर देते हो। बार बार लगातार तुम्हारे आसपास खड़े लोगों को शायद लगे कि तुम बस एक शराबी हो, लेकिन सच कुछ और है। तुम शराब में डूबे नहीं हो, तुम डूबे हुए हो अपनी बीबी एना की यादों में। वही एना जिससे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ ही दिन पहले मौत ने उसे तुमसे छीन लिया, और तुम उससे इतनी मोहब्बत करते थे कि अब जिंदा रहना भी तुम्हें सजा लगता है। तुम बार से बाहर आकर धीरे से राइफल उठाते हो, उसकी ठंडी लोहे की नल सीधा अपने मुंह के अंदर डाल देते हो। मौत इस वक्त तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ी थी और तुम उसे बीजे देने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी दूर जंगल से गूंजती है एक बार फिर भेड़ियों की चीख, और तुम रुक जाते हो। सुबह हो चुकी है, फैसिलिटी के सब लोग अब वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तुम भी अपने साथियों के साथ प्लेन में बैठ चुके हो। आखिरकार तुम घर जा रहे हो, एक ऐसा घर जहां तुम्हारा इंतजार करने वाला अब कोई नहीं है। फिर भी तुमने एना के लिए एक चिट्ठी लिखी है, और अब तुम वही पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी टॉड आकर तुम्हारे बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और अपनी ताल में बकबक करना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ की ठंड उसकी गोटों तक पहुंच चुकी हो और वो उन्हें गर्म रखने के लिए अपना मुंह चलाए जा रहा हो। तुम उसके बकवास से बुरी तरह इरिटेट हो चुके थे, और ये बात तुम सीधा उसके मुंह पे कह देते हो। अगले ही पल टॉड सीट छोड़कर दूसरी जगह निकल लेता है। कुछ देर बाद प्लेन टेक ऑफ होती है। लोहे की ये परिंदा धीरे धीरे आसमान को चीरता हुआ ऊपर उठने लगता है। लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स के अंदर प्लेन में अजीब से झटके महसूस होने लगते हैं। लेकिन किसी का इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाता, सब अपनी दुनिया में मस्त थे। और तुम तो इन आवाजों और झटकों से बिल्कुल बेपरवाह घोड़े बेचकर सो रहे थे एना की सपना देखते हुए। लेकिन अचानक एक इतनी वायलेंट झटका लगती है कि तुम्हारी नींद टूट जाती है। प्लेन अब बुरी तरह टर्बुलेंस में फंस चुका था। एयर होस्टेस सबको शांत रहने को कह रही होती है, लेकिन तुम जैसे ही खिड़की से बाहर देखते हो, प्लेन की हालत देखकर समझ जाते हो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इस वक्त इस जहाज की हालत बिल्कुल उस फटे कॉन्डोम की तरह थी जिसका अब कोई भरोसा नहीं है, कब फटकर सब खराब कर दे।
बाहर की तूफानी बर्फीली हवाएं इस लोहे की जानवर को आसमान से खींचकर जमीन पर पटक देना चाहती है। तुम समझ चुके थे लगने वाली है और बिना वक्त गवाए खुद को सीट से बांध लेते हो। फिर एक बेहद वायलेंट झटका, ऐसा महसूस होता है जैसे प्लेन का आधा हिस्सा हवा में ही उखड़कर अलग हो गया हो और नीचे तुम्हें नजर आती है वो सफेद मौत, बर्फ से ढकी हुई वो जमीन जो अब तुम्हारी इंतजार कर रही थी। लेकिन ऐसे मौत के मुंह में लटकते हुए भी तुम्हारा दिमाग अभी तक एना की यादों में उलझा हुआ था। शायद इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज को याद करता है जहां उसे सुकून मिलता है, और हर मर्द का असली सुकून कहाँ होता है ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। लेकिन अगले ही सेकंड तुमसे ये सुकून भी छीन लेता है और जब तुम्हारी आंखें खुलती है तुम खुद को बर्फ से ढकी हुई उस बेरहम जमीन पर पड़ा हुआ पाते हो जिसकी चारों तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी थी और ऐसी कातिल हवाएं चल रही थी जो सिर्फ तुम्हारी स्किन को नहीं तुम्हारे हड्डियों के अंदर दौड़ती हुई खून तक को जमा कर पत्थर बना देना चाहती थी। फिर भी तुम किसी तरह खुद को संभालते हो और तभी थोड़ी दूर तुम्हारी नजर पड़ती है उस प्लेन पर जिसमें कुछ ही मिनट पहले तुम सब जिंदा बैठे हुए थे और अब उसकी हालत, खैर वो तुम खुद देख सकते हो। लोहे का वो परिंदा अब टुकड़ों में बिखरा हुआ कब्रिस्तान बन चुका था। तभी मलबे के अंदर से किसी की चीख सुनाई देती है। तुम तुरंत उस तरफ भागते हो। ये टॉड था जो सीट के नीचे बुरी तरह फंसा हुआ था। तुम पूरी ताकत लगाकर उसे खींचकर बाहर निकालते हो। टॉड बुरी तरह डरा हुआ था। वो बार बार तुमसे कह रहा था कि तुम उसे छोड़कर मत जाना, लेकिन तुम जानते थे इस तबाही के अंदर और भी लोग फंसे हो सकते हैं और अगर उन्हें अभी हेल्प नहीं मिली तो ठंड उनकी बॉडी को मुर्दा बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लेगी। इसीलिए तुम उसे वही छोड़कर आगे बढ़ते हो। बिखरे हुए लगेज के बीच तुम्हें एक टोपी मिल जाती है और सच कहूं इस वक्त वो टोपी किसी ताज से कम नहीं थी, क्योंकि ये कातिल हवाएं तुम्हारी कानों को ऐसे चीर रही थी जैसे कोई अदृश्य तलवार बार बार मांस काट रहा हो। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद तुम्हारी नजर पड़ती है हर्नांडेज पर। जाहिर सी बात है एक्सीडेंट में उसे इतनी चोट नहीं लगी थी, लेकिन दिमाग पर जो चोट लगी थी उसने उसका सिस्टम ही हैंग कर दिया था। उसे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ ही मिनट पहले आसमान में उड़ता प्लेन अब मौत का मलबा बन चुका था। तुम उसे संभालते हो और प्लेन के दूसरे हिस्से तक ले आते हो जहां और भी लोग पड़े हुए थे। किसी की हड्डी टूट चुकी थी, किसी का जिस्म लहू से भीग चुका था और कोई तो सीधा मौत के दरवाजे तक पहुंच गया था। तुम्हारी नजर पड़ती है एक ऐसे आदमी पर जिसकी सांसें अब धीरे धीरे टूट रही थी। तुम जानते थे अब उसे बचाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए तुम उसके पास बैठ जाते हो और उसे शांत करते हुए कहते हो मौत को तुम पर हावी होने दो। लेकिन ये सुनते ही उसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी सांसें और तेज चलने लगती है, आंखों में आंसू भरने लगते हैं। शायद उसे समझ आ चुका था कि अब वो कभी अपने घर वापस नहीं जाएगा। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में अपनी छोटी बेटी की आखिरी तस्वीर उभरने लगती है और कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। एक और इंसान इस सफेद जहन्नम का हिस्सा बन चुका था। उसकी मौत देखकर बाकी सब लोग और भी ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं। अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कहीं अगली लाश उनकी ना हो। तुम सबको देखकर समझ जाते हो अगर अभी किसी ने सिचुएशन कंट्रोल नहीं की तो ये ठंड इन सबको धीरे धीरे बर्फ की मूर्ति बना देगी। इसीलिए तुम जोर से सबको समझाते हो अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते, अगर तुम लोग इस बेरहम ठंड में जमकर डेड स्टैचू नहीं बनना चाहते तो हाथ चलाओ, आग जलानी पड़ेगी। और किस्मत से तुम्हें यही मलबे के बीच एक लाइटर भी मिल जाती है। लेकिन तुम एक और चीज समझ चुके थे, ये जो सफेद नरक तुम्हारे आसपास फैला हुआ है यहाँ तुम सबको ढूंढने कोई नहीं आने वाला। और मान लो कोई रेस्क्यू टीम आ भी गई तो उनके पहुंचने से पहले ही यहाँ मौजूद आधे लोग ठंड से टपक चुके होंगे और तुरंत इधर उधर से लकड़ी, कपड़े और जो कुछ जल सके वो जमा करना शुरू कर देते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी चीज खाना। इस दौरान बर्फ के नीचे कई सारे डेड बॉडीज भी मिलती है, वो लोग जो प्लेन हादसे के वक्त मौत का शिकार हो चुके थे। सूरज अब धीरे धीरे डूब रहा था, लेकिन तुम अभी भी आसपास सामान इकट्ठा करने में बिजी थे। तभी तुम्हें पैर के पास कुछ मूवमेंट महसूस होती है। तुम्हें लगता है शायद कोई जिंदा बचा हुआ है जिसे मदद की जरूरत है। तुम तुरंत उस तरफ दौड़ते हो,
लेकिन जैसे ही पास पहुंचते हो तुम्हारी सांसें 1 सेकंड के लिए रुक जाती है, क्योंकि सामने जो मंजर था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। एक खूंखार भेड़िया तुम्हारी फीमेल साथी की जिस्म को अपने नुकीले दांतों से नोच रहा था, जैसे काफी देर से उसने इस दावत का इंतजार किया हो। ये मंजर देखकर तुम बिना 1 सेकंड गवाए उस भेड़िए को भगाने की कोशिश करते हो, लेकिन शायद उस दरिंदे को अपनी दावत के बीच दखल देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि अगले ही पल वो सीधा तुम्हारी तरफ झपटा और अपने तेज धार वाले दांत तुम्हारे जिस्म में गाड़ देने की कोशिश करता है। तुम पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कोई आम जानवर नहीं था। ये जंगल का वो कातिल है जो बचपन से खून और मांस के बीच बड़ा हुआ था। तुम उसे खुद से अलग करने की जितनी भी कोशिश करते, वो उतनी ही वहशियत के साथ तुम्हें जमीन पर दबाए रखता। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज तुम्हारी बॉडी का हर टुकड़ा अलग अलग चबाने का इरादा लेकर आया हो। तभी तुम्हारी चीखों और हलचल की आवाज सुनकर तुम्हारे साथी भी दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। सब मिलकर उस दरिंदे पर हमला करना शुरू कर देते हैं और अंधेरे जंगल के अंदर गायब हो जाता है। इस हमले के बाद तुम और तुम्हारे साथी प्लेन के टूटे हुए हिस्से के अंदर आश्रय लेने की फैसला करते हो। अब तुम समझ चुके थे ये जगह सिर्फ ठंड का जहन्नम नहीं है, ये किसी और की टेरिटरी है और तुम सब बिना परमिशन घुसाए मेहमान हो। तुम सबको भेड़ियों के बारे में बताना शुरू करते हो, जैसे ये दरिंदे लगभग 300 माइल के दायरे में शिकार करते हैं और अगर बदकिस्मती से तुम सब उनके हंटिंग जोन के अंदर हो तो अगले 24 घंटे हर सेकेंड हर सांस जानलेवा साबित हो सकती है। पता नहीं किस पल वो तुम सब पर टूट पड़ेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले एक और प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी और वो थी लाशें। तुम सबको समझाते हो कि अगर ये बॉडीज ऐसे ही पड़ी रही तो हवा में फैली खून की स्मेल दूर दूर तक उन दरिंदों को दावत भेज देगी और यकीन मानो वह इनविटेशन एक्सेप्ट करने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। तुम्हारी ये बातें सुनकर लगभग सारे लोग सीरियस हो जाते हैं, सिवाय एक आदमी के, डायाज। उसे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे लग रहा था कि तुम बस हवा में ज्ञान पेल रहे हो, जैसे तुम कोई डिस्कवरी चैनल देखकर आए हो, लेकिन तुम उसकी मुंह तुरंत बंद कर देते हो ये बोलकर कि वाइल्ड फैसिलिटी वाले तुम्हें इन्हीं भेड़ियों को मारने के पैसे देते थे। मतलब ऑब्वियस सी बात है, तुम इन खूंखार जानवरों के बारे में उतना ही जानते हो जितना ये लोग अपनी शक्ल के बारे में भी नहीं जानते। अब सब तुम्हारी बात सीरियसली लेते हैं और मिलकर उन डेड बॉडीज को कैंप से थोड़ी दूर शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन इसी बीच डायस की हरकत देखकर तुम्हारा खून खौल जाता है। वो एक मरे हुए आदमी के हाथ से वॉच निकाल लेता है जिसमें जीपीएस लगा हुआ था। उसके बाद वो उसकी पॉकेट से वॉलेट भी निकालता है और पैसा ढूंढने लगता है, जैसे भाई को लग रहा हो कि मरने के बाद बंदा अपना एटीएम बैलेंस साथ लेकर घूम रहा होगा। लेकिन अफसोस वॉलेट में 1 रुपया तक नहीं होता। उसकी ये घटिया हरकत देखकर तुम गुस्से में उसे वॉलेट नीचे रखने को कहते हो, लेकिन डायस तुम्हारी बात सुनने के मूड में नहीं था। उसके चेहरे पर वही एटीट्यूड था जो हर उस आदमी के चेहरे पर होता है जिसे लगता है दुनिया उसकी बाप की जागीर है। तब तुम उसे सीधा धमकी देते हो और तब जाकर वो तुम्हारी बात मानता है। हाँ, र्यूड तरीके से, लेकिन मानता जरूर है। कुछ देर बाद सब लोग एक जगह पर बैठकर थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे। कोई एक दूसरे से बात कर रहा था, कोई मजाक कर रहा था। कुछ लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे अभी अभी मौत के मुंह से निकल कर नहीं बल्कि पिकनिक मना कर आए हो। लेकिन तभी तुम्हें अपने पीछे कुछ अजीब सा महसूस होता है। एक आवाज बहुत हल्की लेकिन धीरे धीरे और गहरी होने लगती है। तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स तुरंत सिग्नल देने लगती है कुछ गलत है। तुम बिना वक्त गवाए खड़े हो जाते हो। बाकी लोग भी तुम्हारे साथ उठ खड़े होते हैं और जैसे ही तुम सामने देखते हो अंधेरे के बीच कुछ आंखें उभर कर सामने आती है। वही दरिंदे, वही खूंखार भेड़िए। इस काली रात में चमकती उनकी आंखें एक ही बात कह रही थी, उन्हें भूख लगी है और डिनर ठीक उनके सामने खड़े हैं। तुम तुरंत अपने साथियों को कहते हो उनकी आंखों में सीधा देखो, 1 सेकंड के लिए भी नजर मत हटाना। सब तुम्हारी बात मानते हैं और बिना हिले सीधा उन दरिंदों को घूरते रहते हैं। भेड़िए धीरे से बस तुम लोगों की थोड़ी सी करीब आती है, बस थोड़ा सा, लेकिन शायद वो अभी अटैक करने के मूड में नहीं थे। कुछ ही सेकंड्स बाद वो धीरे धीरे पलटकर वापस जंगल में चले जाते हैं। लेकिन तुम समझ चुके थे ये बस वार्निंग थी, असली कत्लेआम अभी बाकी था। इसके बाद तुम फैसला करते हो हर आदमी 2-2 घंटे की शिफ्ट लेगा ताकि बाकी लोग कुछ देर के लिए चैन की सांस ले सके। और पहला शिफ्ट तुम खुद संभालते हो, क्योंकि इस वक्त अगर कोई सबसे कम सो सकता था तो वो तुम थे और अगर कोई सबसे पहले मर सकता था तो वो भी तुम ही थे। एक के बाद एक सबकी शिफ्ट खत्म होती जाती
जाती है और आखिर में बारी आती है हर्नांडेज की। अपनी शिफ्ट के दौरान वो कैंप से मुश्किल से 10 कदम दूर जाता है सिर्फ पेशाब करने के लिए। लेकिन इस सफेद जहन्नम में शायद इतनी सी प्राइवेसी भी अलाउड नहीं थी, क्योंकि अगले ही पल अंधेरे को चीरती हुई कुछ परछाइयां उसकी तरफ लपकती है। भेड़िए, और देखते ही देखते वो दरिंदे उस पर इस तरह टूट पड़ते हैं जैसे कई दिनों से उनके सामने बफेट लगा हो। चीखने का मौका तक नहीं देते। कुछ ही सेकंड्स में उसकी बोटी बोटी नोच डालते हैं। सुबह जब बाकी सब लोग ये मंजर देखते हैं, कसम से सबकी फटकर 4 हो चुकी थी। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर इन दरिंदों से बचा कैसे जाए। तुम सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हो, बताते हो कि इस वक्त तुम सब भेड़ियों की हंटिंग जोन के बीचों बीच खड़े हो और वो सिर्फ तुम्हारा शिकार नहीं कर रहे, वो तुम्हें मार रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तुम सब खतरा हो, घुसपैठिए हो, और इसीलिए तुम्हारे हिसाब से बस एक ही ऑप्शन है, जंगल की तरफ निकल जाना, ताकि जब उन्हें लगे कि तुम उनकी टेरिटरी छोड़ रहे हो, शायद वो पीछा करना बंद कर दे। तुम्हारी बातें सुनकर डायस के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था जैसे किसी ने उसके सामने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का लेक्चर चालू कर दिया हो। उसे ये सब बस बकवास लगता है, लेकिन बाकी सब तुम्हारी साथ देते हैं और जितना जरूरी सामान हो सके जमा करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान तुम्हें अपनी राइफल मिल जाती है, लेकिन अफसोस बर्फ ने उसकी वो हाल कर दिया था जैसे सरकारी दफ्तर का प्रिंटर, देखने में ठीक लेकिन काम में बिल्कुल डेड। हाँ, कुछ बुलेट्स अभी भी बची थी तो तुम उन्हें पॉकेट में डाल लेते हो। फिर तुम्हारी नजर पड़ती है अपनी सीट पर, वही चिट्ठी जो तुमने एना के लिए अपने दिल का खून निकाल कर लिखा था, तुम उसे भी अपने पास रख लेते हो। उसके बाद प्लेन से थोड़ा सा फ्यूल इकट्ठा करते हो ताकि आगे आग जलाने में काम आ सके। तभी नीचे बर्फ के अंदर दबी हुई एक बॉडी दिखती है। तुम उसकी वॉलेट निकालते हो पहचान के लिए और फिर सबसे कहते हो सब डेड बॉडीज की वॉलेट्स निकाल लो, कम से कम बाद में उनकी फैमिलीज को तो पता चले उनका अपना कौन था। सब तुम्हारी बात मानते हैं और वॉलेट संभालने की जिम्मेदारी हेनरिक को देते हो। वैसे तुम्हारी इन बातों से डायस को बहुत ही चिढ़ हो रही थी, क्योंकि उसने भी वॉलेट उठाया था, लेकिन तुमने उसे मना किया था। अब सब जंगल की तरफ बढ़ने ही वाले थे, लेकिन हेनरिक सबको रोक देता है। वो बॉडीज को यूं ही छोड़कर जाना नहीं चाहता, कम से कम उनके लिए प्रेयर्स तो बनती है। सब रुकते हैं और इस मौत से भरी खामोशी के बीच उन मरे हुए लोगों के लिए दुआ करते हैं, चाहे किसी को ईश्वर पे भरोसा हो या ना हो। इसके बाद सब उस घने जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं जो काफी दूर था। बर्फीली तूफानी हवाएं ऐसे चीख रही थी जैसे मौत खुद इनकी कानों में अपना गीत गा रही हो। हर कदम उठाना मुश्किल था, ऐसा लग रहा था जैसे 2 साल का बच्चा पहली बार चलना सीख रहा हो। बस इसी तरह सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बीच टॉड काफी पीछे रह गया था और भेड़िए वो तो बस इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। अचानक वो बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए आते हैं और टॉड पर टूट पड़ते हैं। उसकी चीख हवा को चीर देती है। तुम पीछे मुड़कर देखते हो और बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ते हो, लेकिन ये बर्फ, ये तूफान जैसे तुम्हारी टांगों से दुश्मनी निभा रहे थे। हर कदम अंदर धंस रहा था, फिर भी तुम सब धीरे धीरे टॉड के करीब पहुंचने लगते हो और इसी वजह से भेड़िए उसे छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टॉड अब बिल्कुल मौत के किनारे खड़ा था। भेड़ियों ने उसकी वो हाल कर दिया था कि अब जिंदा बचना मुमकिन ना था। कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती है। तुम उसकी वॉलेट निकाल लेते हो और फिर सब दोबारा जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। सूरज डूब चुका था, अंधेरा धीरे धीरे सब कुछ निगलने लगा था और इसी अंधेरे के पीछे वो भेड़िए काफी देर से तुम सबको देख रहे थे। तुम्हें अंदाजा था, लेकिन फिलहाल फोकस जंगल तक पहुंचना था। लेकिन तभी अचानक वो भेड़िए तुम सब की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखते ही सब अपनी बची हुई जान झोंक देते हैं और किसी तरह जंगल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब सिचुएशन और भी खतरनाक थी, क्योंकि भेड़िए तुम सबको चारों तरफ से घेर चुके थे। उनकी घुर्राहट तुम्हारी कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे मौत तुम्हारा नाम पुकार रही हो। तुम तुरंत आग जलाने की तैयारी करते हो और वो फ्यूल जो तुमने पहले इकट्ठा किया था अब काम आ जाता है। थोड़ी ही देर में आग भड़क उठती है और अगले ही पल भेड़ियों की आवाजें एकदम से रुक जाती है। लेकिन कुछ ही सेकेंड्स बाद जंगल के अंदर से ऐसी आवाजें आने लगती है जैसे भेड़ियों के बीच कोई जंग चल रही हो और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। तुम समझाते हो शायद किसी ने अल्फा को चैलेंज किया था और अल्फा ने उसे वही रोक दिया। सब टेंशन में थे, आखिर इन कातिल दरिंदों से बचा कैसे जाए। तब तुम धीरे से कहते हो हमें बचना नहीं है, हमें इन्हें मारना है, एक एक करके जैसे ये
हमें मार रहे हैं। तुम जंगल से कुछ सीधी लकड़ियां लेकर आते हो और सबको एक प्लान समझाते हो। सबसे पहले तुम शॉटगन सेल्स निकालते हो और उन्हें लकड़ियों पर टेप से बांध देने को कहते हो, ताकि अगर भेड़िए हमला करे तो सबके पास बचाव के लिए कुछ तो जरिया हो। सब तुम्हारी बात मान लेते हैं। हाँ, डायस को छोड़कर उसे अभी भी तुम्हारी बातें बचकानी लग रही थी। तुम समझ चुके थे वो बस डरा हुआ है, लेकिन अपना डर कबूल करना नहीं चाहता, इसीलिए वो और ज्यादा भड़क जाता है तुम पर और सीधा तुम पर हमला करने को तैयार है। जेरोम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डायस उसी पर हमला कर देता है और अब वो तुम पर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता है, लेकिन बस कुछ ही पलों में तुम उसे काबू कर लेते हो। तभी एक और भेड़िए की घुर्राहट सुनाई देती है। वो ठीक डायस के सामने खड़ा था। सब तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो दरिंदा बस खड़ा रहकर तुम सबको घूरता रहता है और तुम सब उसे। कुछ देर बाद वो पलटकर जंगल में वापस चला जाता है। सब दोबारा आग के पास बैठ जाते हैं और तुम वो चाकू जो लड़ाई के दौरान डायस से छीना था उसे वापस लौटा देते हो। डायस अपनी हरकतों के लिए सबसे माफी मांगता है, लेकिन शायद जंगल को ये इमोशनल मोमेंट पसंद नहीं आया, क्योंकि अगले ही सेकंड एक भेड़िया सीधा डायस पर हमला कर देता है। इस बार तुम सब मिलकर उस दरिंदे को खत्म कर देते हो उस खास वेपन्स के जरिए जो तुमने बनाए थे। लेकिन डायस का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ होता। वो उस मरे हुए भेड़ियों को बार बार चाकू घोंपता रहता है, जैसे उसके अंदर का सारा डर अब खून बनकर बाहर निकल रहा हो। जंगल से बाकी भेड़ियों की आवाजें और तेज गूंजने लगती है। तुम समझ जाते हो ये ओमेगा था। इसे भेजा गया था सिर्फ तुम सब की ताकत टेस्ट करने के लिए। वैसे भूख भी लगी है ना, तो तुम सब उस मरे हुए भेड़ियों को पकाकर खाने लगते हो। लेकिन एक बात तुम सब भूल रहे थे, जंगल के अंधेरे में डजन आंखें अभी भी तुम सबको देख रही थी, जैसे तुम्हारी हर सांस का हिसाब लिखा जा रहा हो। यह महसूस होते ही डायस उस मरे हुए भेड़िए की सर काट देता है और सीधा जंगल की तरफ उछालकर फेंक देता है, जैसे कह रहा हो आओ जितनी औकात है दिखा दो। और बस इसके बाद जंगल से आती भेड़ियों की चीखें पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाती है और फिर एक बार फिर तुम सब अपना सफर शुरू करते हो, अंधेरे को चीरते हुए, बर्फ को पैरों तले कुचलते हुए, जैसे हर कदम तुम्हें जिंदगी नहीं तुम्हारी कब्र की तरफ ले जा रहा हो। लेकिन जैक्सन की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसका जिस्म धीरे धीरे साथ छोड़ रहा था, इसीलिए कुछ दूर आने के बाद तुम सब रुक जाते हो, क्योंकि सामने का रास्ता बंद था और फिलहाल वही रुकना मजबूरी थी। तुम लोग वही आग जलाकर बैठ जाते हो। वैसे यहाँ रुकने का एक और फायदा था कि भेड़िए तुम पर पीछे से हमला नहीं कर सकते थे। अच्छी बात है ना, ताकि उनकी दांतों के बीच जाने से पहले तुम भी उनकी थोड़ी सी ले सको। इसी बीच सब अपनी कहानियां शेयर करना शुरू कर देते हैं, अपनी जिंदगी, अपने आस्था और अपने यकीन के बारे में। जेरोम बताता है कि उसे ईश्वर पे भरोसा है, जबकि तुम और डायस दोनों बस एक ही बात कहते हो, काश तुम दोनों भी किसी ऊपर वाले पे यकीन कर पाते। लेकिन इस बातचीत के बीच अचानक जैक्सन उठ बैठता है। उसकी आंखें अजीब हो चुकी थी, उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे, हाइपोक्सिया, वो खामोश कातिल जो ऑक्सीजन कम होने पर धीरे धीरे इंसान के दिमाग को तोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक वो अजीब हरकतें करता रहता है और फिर दोबारा सो जाता है। तभी तुम्हें कुछ महसूस होती है। तुम धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते हो और आसमान की तरफ देखते हो, स्टॉर्म क्लाउड्स के निशानी, और उन्हें देखते ही समझ जाते हो ब्लिजर्ड आ रहा है। वो कातिल तूफान जो इंसान को मारता नहीं, उसके जिस्म को धीरे धीरे बर्फ का मुर्दा बना देता है। सुबह होती है। तुम सब किसी तरह पेड़ों के पीछे शेल्टर लेकर बैठे थे, सो रहे थे। लेकिन इस खतरनाक ब्लिजर्ड और हाइपोक्सिया ने मिलकर जैक्सन की काम तमाम कर दिया था। तुम उसे उठाने की कोशिश करते हो, उसका नाम पुकारते हो, जैक्सन जैक्सन, लेकिन उसका जिस्म अब बस मांस का एक बेजान टुकड़ा रह गया था। कुछ देर बाद तुम सब आग जलाकर थोड़ा आराम करते हो। इस दौरान तुम अपनी चिट्ठी निकालते हो, एना को याद करने लगते हो, उसकी वही बात जो वो अपनी आखिरी पलों में तुमसे बार बार कहती थी, डोंट बी अफ्रेड। अचानक तुम्हारी नजर किसी चीज पर पड़ती है और तुम तुरंत उठकर आगे बढ़ने लगते हो। बाकी सब हैरान हो जाते हैं, क्या दिखा? दरअसल यहाँ के पेड़ काटे गए थे और इसका मतलब सिर्फ एक ही था, आसपास कहीं इंसान जरूर है। सिर्फ इतना ही नहीं, पानी की आवाज भी आ रही थी, शायद कोई बहती हुई नदी। तुम सब उस आवाज के पीछा करते हुए आगे बढ़ते हो, लेकिन अगले ही पल सबके कदम वही जम जाते हैं, क्योंकि सामने एक गहरी खाई थी और उसके बिल्कुल नीचे वही नदी बह रही थी। अब प्रॉब्लम सिंपल थी, आगे बढ़ना जरूरी था और पीछे मुड़ना ऑप्शन नहीं था। लेकिन इस मौत के मुंह को कैसे पार किया जाए, इसके लिए तुम सब एक अच्छा सा प्लान बनाते हो। प्लान के मुताबिक हेनरिक अपनी कमर पे रस्सी बांधता है। वैसे रस्सी भी क्या थी, कुछ कपड़ों को जोड़कर किसी तरह बना हुआ जिंदा रहने का लास्ट जुगाड़। हेनरिक आंखें बंद करता है और एक छोटी सी प्रेयर करता है खुद के लिए और सीधा दूसरी तरफ जंप लगा देता है। लेकिन बदकिस्मती
रस्सी अचानक टूट जाती है। एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे हेनरिक सीधा मौत के मुंह में गिरने वाला हो, लेकिन डायस किसी तरह रस्सी को पकड़ लेता है। लेकिन इस चक्कर में बर्फ उसके नीचे से टूटने लगती है। अब वो खुद खाई में गिरने वाला था, लेकिन तुम और जेरोम उसे खींचकर संभाल लेते हो और किसी तरह हेनरिक सेफली दूसरी तरफ पहुंच जाता है, वही उन पेड़ों के ऊपर जो तुम्हें सामने दिख रहे थे। अब बारी थी सबके एक एक करके पार जाने की। सबसे पहले डायस निकलता है। इसी बीच जेरोम से बात करते हुए तुम्हें पता चलता है उसे ऊंचाइयों से डर लगता है, बहुत ज्यादा। इसीलिए तुम उसे पहले जाने को कहते हो, लेकिन वो आखिरी में जाना चाहता था। इसीलिए इस बार तुम खुद दूसरी तरफ बढ़ने लगते हो और अब बारी आती है जेरोम की। लेकिन उसके लिए आगे बढ़ना उतना आसान नहीं था। उसका डर उसकी बॉडी को फ्रीज कर रहा था। वो नीचे देखने की गलती कर देता है और उसी पल उसका चश्मा सीधा नीचे गिर जाता है। अगले ही पल उसकी पैर रस्सी में उलझ जाती है। अब वो बुरी तरह फंस चुका था। जेरोम पूरी ताकत लगाकर पैर छुड़ाने की कोशिश करता है, एक बार, दो बार, कई बार, लेकिन उसके पैर नहीं छूट रहा होता। और फिर अचानक रस्सी टूट जाती है। जेरोम सीधा उछलकर उस पेड़ से टकराता है जिस पर रस्सी बंधी हुई थी और फिर पेड़ की तीखी टहनियां उसके जिस्म को चीरते हुए उसे नीचे पटक देती है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि जिंदा रहना लगभग नामुमकिन लग रहा था। इस कठिन दर्द के बीच उसे अपनी बेटी नजर आती है जो प्यार से अपने बाल उसके चेहरे पर हिला रही थी। लेकिन अफसोस, वो उसकी बेटी नहीं थी, वो तो भेड़िए थे जो उसके जिस्म को जिंदा ही चीर फाड़ कर खा रहे थे। तुम और तुम्हारे साथी उसे बचाने के लिए तेजी से नीचे उतरते हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िए जेरोम को खींचकर जंगल के अंधेरे में ले जाते हैं। डायस जल्दी में था। उसका पैर अचानक फिसलता है और वो सीधा नीचे जा गिरता है। खुशकिस्मती से जान बच गई, लेकिन उसकी एंकल्स बुरी तरह टूट चुकी थी। अब हर कदम उसके लिए ऐसा था जैसे कोई हड्डियों में गरम कील ठोक रहा हो। तुम आसपास नजर घुमाते हो। तुम्हें सिर्फ जंगल के अंधेरे में भागते हुए वो भेड़िए नजर आते हैं और जमीन पर पड़ा हुआ जेरोम की वॉलेट। तुम उसे उठाते हो और फिर सफर दोबारा शुरू होती है। लेकिन डायस अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसका टूटा हुआ एंकल हर सेकंड जवाब दे रहा था। काफी दूर आने के बाद वो नदी के किनारे चुपचाप बैठ जाता है और धीरे से कहता है अब वो आगे नहीं जा सकता। तुम और हेनरिक उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन इस बार वो सुनने को तैयार नहीं था। और इसके पीछे एक ही वजह थी। जब वो वाइल्ड फैसिलिटी में था उसकी पूरी जिंदगी बस शराब और लड़कियों के बीच उलझी हुई थी। उसने कभी समझा ही नहीं कि जीना असल में क्या होता है। लेकिन अब जब वो जिंदगी और मौत को इतने करीब से देख चुका था, तब जाकर उसे जीने की कीमत समझ आई थी। अब उसके घर पर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था, ना कोई अपना, ना कोई मोहब्बत, ना कोई वजह। और शायद इसीलिए उसने वही रुकने का फैसला किया था। तुम और हेनरिक उसे आखिरी बार देखते हो और चुपचाप अलविदा कहकर आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि कभी कभी इंसान को मौत नहीं मारती, वो खुद जीने से हाथ खींच लेता है। और कुछ ही देर बाद दूर जंगल में गूंजती है एक चीख। डायस भी अब उन दरिंदों का हिस्सा बन चुका था। रास्ते में हेनरिक तुमसे एक सवाल पूछता है, उस रात के बारे में जब तुम राइफल लेकर बाहर निकले थे, जबकि तुम्हारी शिफ्ट भी नहीं थी और तुम्हारे चेहरे पर वही थकान, वही हार, वही खालीपन था जो आज डायस के चेहरे पे था। लेकिन तुम उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देते, बस आगे बढ़ते रहते हो। पीछे से गूंजती है वो आवाज, भेड़िए। वो दोबारा तुम दोनों के पीछा करते हैं। तुम दोनों अपनी बची हुई जान लगाकर दौड़ लगाते हो। बचने के चक्कर में उसका पैर फिसलता है और वो सीधा बहती नदी में गिर जाता है। तेज धार का वो पानी उसे बहुत तेजी से बहाकर ले जाने लगती है। तुम भी बिना सोचे पानी में कूद जाते हो। आगे जाने के बाद हेनरिक की पैर पत्थरों के बीच बुरी तरह फंस जाता है और उसका सर अब पानी के नीचे दबा हुआ था। तुम उसके पास पहुंचते हो, उसे खींचने की पूरी ताकत लगाते हो, एक बार, दो बार, कई बार, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तुम उसे सांसें देने की भी कोशिश करते हो, हर मुमकिन तरीके से उसे बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन शायद फैसला हो चुका था। उसका जिस्म धीरे धीरे बिल्कुल शांत पड़ जाता है और वो बहता हुआ पानी उसकी जिंदा समाधि बन जाता है। अब तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी थी। इस पूरे कत्लेआम के बाद अब सिर्फ तुम ही अकेला बचे थे, सिर्फ तुम और तुम्हारे आसपास भूख से पागल वो दरिंदे। तुम नदी के किनारे चुपचाप बैठ जाते हो, आसमान की तरफ देखते हो और इस बार पहली बार तुम ईश्वर को पुकारते हो। उससे कहते हो कोई साइन दो, कोई तो चमत्कार दिखाओ ताकि तुम उस पर यकीन कर सको। लेकिन खामोशी, ना कोई जवाब, ना कोई मिरेकल। और अब तुम समझ जाते हो कभी कभी इंसान को बचाने कोई नहीं आता, उसे खुद ही नरक पार करना पड़ता है। तुम दोबारा चलना शुरू करते हो, लेकिन अब तुम्हारा हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे
पैरों में 1000 किलो की जंजीर बांध दी गई हो। कुछ दूर आने के बाद तुम रुक जाते हो, सारे वॉलेट्स निकालते हो, एक एक करके देखने लगते हो। हर किसी के घर पे कोई था, कोई माँ, कोई बेटी, कोई बीबी, कोई अपना। सिर्फ तुम दोनों को छोड़कर डायस और तुम अपनी चिट्ठी भी निकालते हो, एना को याद करते हो, अपनी मोहब्बत को। लेकिन तभी तुम्हें एक अजीब सा एहसास होती है। तुम धीरे धीरे सर उठाते हो और समझ जाते हो तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम अब भेड़ियों के सेंटर टेरिटरी में आ चुके थे और ठीक सामने खड़ा था वो अल्फा, इस पूरे जहन्नम के असली राजा। और तब तुम समझते हो एक खौफनाक सच, तुम सब उनके एरिया से दूर नहीं जा रहे थे, तुम तो पूरे वक्त उनके और करीब आते जा रहे थे। अब तुम समझ चुके थे तुम्हारा अंत बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम धीरे से अपना वॉलेट निकालते हो, उसके अंदर एना के लिए लिखी चिट्ठी रखते हो, दिल की आंखों से उसकी वो बात याद करते हो, डोंट बी अफ्रेड। अल्फा की वजह से बाकी भेड़िए तुम पर हमला नहीं कर रहे थे क्योंकि तुम उसकी शिकार थे, लेकिन शायद तुम शिकार बनना नहीं चाहते थे। तुम अपने पास बची हुई सारी बॉटल्स उंगलियों के बीच रखते हो, टेप से कसकर बांध देते हो, अपना चाकू हथेली पर रखते हो और उसे भी टेप से बांध देते हो और फिर सारे बॉटल्स एक साथ तोड़ देते हो। अब तुम्हारे हाथों में है टूटी हुई बॉटल्स जो किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। और अब तुम तैयार थे आखिरी जंग के लिए। तुम्हें अपने पिता की वो पोएम याद आती है जो वो तुम्हें अक्सर सुनाया करते थे, और अगले ही पल तुम और अल्फा दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी ताकत से चार्ज करते हो। उसके बाद हुआ क्या, सच कहूं मुझे नहीं पता, क्योंकि कहानी के आखिर में सिर्फ इतना दिखाया जाता है जैसे तुम और वो अल्फा दोनों एक दूसरे के पास पड़े हो, जैसे दो जंगजू जो आखिरी सांस तक लड़ते रहे और अब अपनी बची हुई सांसें एक साथ गिन रहे थे। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।